हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एंड द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 वो क्या था? तो वो नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस कुछ नहीं था, वो लीज था। क्लियर? मैं सबसे पहले आपको अभी तक जो भी करवाया वो एक बार आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने क्या क्या किया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये समझ लोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीज। तो अगर कोई भी ओनर ऑफ द असेट किसी को राइट टू यूज ट्रांसफर करे अगेंस्ट कंसीडरेशन और द सीरीज ऑफ अ कंसीडरेशन। जब मैं बोल रहा हूं अगेंस्ट कंसीडरेशन मतलब इट इज अ वन स्ट्रोक पेमेंट, बट जब मैं बोल रहा हूं इट इज अ सीरीज ऑफ अ कंसीडरेशन मतलब इट मे बी पॉसिबल ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? जो बंदा असेट को ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम है लेसर, जो बंदा असेट को रिसीव कर रहा है उसका नाम है लेसी। याद करो दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 टोटल 5 प्लेसेस पर एप्लीकेबल नहीं था। कौन से? सबसे पहला वहां पे कौन सा था? तो सबसे पहला कौन सा था? तो एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। सेकंड, अगर आपका किसी के साथ अग्रीमेंट हुआ है, मतलब कौन सा? लाइसेंसिंग अग्रीमेंट फॉर द मोशन पिक्चर फिल्म। अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो फॉर द लीज ऑफ यूज ऑफ द लैंड। एंड फोर्थ कौन सा था? तो फोर्थ वहां पे था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये 4 जगह पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीज, वन इज द फाइनेंस लीज एंड सेकंड इज द ऑपरेटिंग लीज। फ्रेंड्स, फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है, पर ऑपरेटिंग लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता है। जब मैं बोल रहा हूं कि फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है, उसका मतलब क्या? तो फाइनेंस लीज में जो भी असेट होगा ना फ्रेंड्स, वो असेट कौन रिकॉर्ड करेगा? तो फाइनेंस लीज में असेट आपका लेसी रिकॉर्ड करेगा, पर ऑपरेटिंग लीज में जो असेट होगा ना फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग लीज में असेट कौन रिकॉर्ड करने वाला है? तो ऑपरेटिंग लीज में असेट आपका कौन रिकॉर्ड करेगा? लेसर ही कंटिन्यू करते रहेगा। उसके बाद मैंने आपको समझाया था 5 सिचुएशन में तो आपकी लीज फाइनेंस लीज ही है। कौन सी 5 सिचुएशन? अगर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म अगर वो असेट कौन अक्वायर करने वाला है? तो क्या लेसी अक्वायर करने वाला है। दूसरा चीज वहां पे कंडीशन ऐसा था कि लेसी के पास ऑप्शन है असेट को परचेस करने का, आइदर विद कंसीडरेशन और द विदाउट कंसीडरेशन। थर्ड कंडीशन वहां पे ऐसा था लीज टर्म कवर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। एंड द फोर्थ पोर्शन ये था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट कवर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। एंड फिफ्थ कौन सा था? असेट कोई स्पेसिफिक नेचर वाला है, विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन किसी को सेल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये पांचों 5 कंडीशन के बीच में क्या था? तो पांचों 5 कंडीशन के बीच में और था, कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल तो हम बोल देंगे ये लीज कौन सा हो जाएगा? फाइनेंस लीज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया में 5 ही सिचुएशन है, देयर आर वेरियस सिचुएशन, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में ये 5 सिचुएशन तो स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है। ये 5 में आपको सोचना नहीं है, ये 5 में तो कंफर्म बोल रहा हूं कि आपका लीज कौन सा होगा? फाइनेंस लीज ही होने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने अकाउंटिंग स्टार्ट किया था फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। मैं आपको याद करो, फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी में हम फर्स्ट एंट्री करते थे असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। पर अमाउंट कौन सा? तो क्या फेयर वैल्यू ऑफ असेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। जब मैं बोल रहा हूं मिनिमम लीज पेमेंट, उसका मतलब क्या? तो अग्रीड लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। एंड व्हाई हम लेसी की बुक में गारंटीड लेते हैं उसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सेकंड एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर। थर्ड एंट्री करेंगे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फोर्थ एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज। एंड द फिफ्थ एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। सिंपली मुझे आपको इतना समझाना था 5 एंट्री करके आने का। फ्रेंड्स, कौन सी 5 एंट्री आपको पता होना चाहिए। हमने लास्ट में एक बार ऐसा कुछ बोला था भी, बोलो कौन सी 5 एंट्री? असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। क्लियर? अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, चेक करो आपका नौकार का मटेरियल, हमने कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी खत्म कर दिए। फ्रेंड्स, हम नौकार की बुक में से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन नंबर 3। आर लिमिटेड, द लेसी acquired machinery on lease from S Limited on January 1, 2008। फ्रेंड्स, इस चीज को अंडरलाइन कर दो, वहां पे क्या लिखा है? on January 1, 2008। क्लियर? अच्छा, द लीज टर्म कवर एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। फ्रेंड्स, एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीनरी दैट इज 3 इयर्स। मतलब कहने से है वो सब्सटेंशियल पोर्शन पूरा कवर कर रहे हैं यूजफुल लाइफ का। तो यहां से आपको पता चल गया कि लीज आपके लिए कौन सा होने वाला है। तो ये लीज आपके लिए फाइनेंस लीज होने वाला है। आपको क्वेश्चन में कहने से क्या दे दिया? फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी दे दिया है ऑन January 1, 2008 इज ₹3,50,000। उसके बाद बोला लीज अग्रीमेंट रिक्वायर लेसी टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹1,50,000 पर ईयर। अंडरलाइन करना बिगिनिंग December 31, 2008। यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फंसते हैं, क्या बोलते हैं कि सर आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन करवाए ना वहां पे हम लीज का पेमेंट जो करते थे वो एट द एंड ऑफ द ईयर करते थे।
ये क्वेश्चन में लिखा है बिगिनिंग, पर फ्रेंड्स पूरा सेंटेंस पढ़ो, बिगिनिंग फ्रॉम 31 डिसंबर लिखा है, एंड बिगिनिंग फ्रॉम 31 डिसंबर लिखा है ना, तो ये क्वेश्चन कौन सा हुआ कि एट द एंड ऑफ द ईयर ही मैं पेमेंट कर रहा हूं, वही क्वेश्चन हुआ। लेसी हैज अ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 11,400 ऑन December 31, 2010 टू द लेसर. The lessor, however, estimates that machinery will have a salvage value of only rupees 10,000. लेसर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 10,000 ही मिलना चाहिए, पर लेसी बोल रहा है ना, मैं 10,000 नहीं दूंगा, मैं आपको 11,400 दूंगा। फ्रेंड्स, इन अ प्रैक्टिकल लाइफ मोस्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लेसर जो बोले उससे कुछ ज्यादा दो। इन दिस सिचुएशन देयर इज नो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। व्हाई? बिकॉज लेसर ने एक्सपेक्ट किया 10,000, लेसी ने गारंटी दिया कितने का, 11,400। तो यहां पे कहना है उसकी एक्सपेक्टेशन से मैं कुछ ज्यादा पेमेंट कर रहा हूं, तो सिंपली वहां पे कुछ भी आपका अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जैसा कुछ रहने वाला नहीं है, ठीक है। द लेसर हाउएवर एस्टिमेट्स दैट मशीनरी विल हैव अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 ऑन December 31, 2010, मतलब 3 साल के बाद। Implicit interest rate is 15% per annum. Compute the value of machinery to be recognized by the lessee and also the finance charges every year on the basis of AS 19. Present value factor in 15% in the 3 years time is 2.283. बाकी क्वेश्चन में कुछ आपको जर्नल एंट्री बर्नल एंट्री के लिए कुछ भी पूछा नहीं है। जस्ट फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो आपको एवरी ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस ने वो सब कुछ आपको क्या करके देना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। क्लियर? हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स टाइटल लगा दो क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं, सबसे पहले हम लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू ऑफ असेट इज इक्वल टू, कहना से वो आपको क्वेश्चन में दे दिया था, कितना दिया था, ₹3,50,000। और आपको करना पड़ेगा, क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, पर एक्चुअली हमको अभी वो पता नहीं है। फ्रेंड्स, हम विच एवर इज हायर लेते थे कि लोअर, तो सिंपल हम यहां पे जो कंसीडर करते थे वो क्या करते थे, विच एवर इज लोअर। क्लियर? तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट। आज का पूरा लेक्चर जस्ट सम करते रहना है, तो टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। क्लियर? अभी भी बोल रहा हूं क्वेश्चन ये बिगिनिंग वाला है ही नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला था, बिगिनिंग फ्रॉम द 31 दिसंबर, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कौन सा हो जाएगा, एंड वाला ही हो जाएगा। क्लियर? अब मेरे साथ सिंपली 4 कॉलम का एक टेबल बना दो। फ्रेंड्स, सिंपली 4 कॉलम ड्रॉ कर दो। बहुत बड़ा टेबल मत बनाना, छोटा सा ही टेबल चाहिए मुझे। एंड उसके टाइटल लगा दो, दैट इज समथिंग बट ईयर, कैश फ्लोस, डिस्काउंटिंग फैक्टर, आपको अंदर क्वेश्चन में जो दिया है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, वो कितना दिया है, 15%। एंड फाइनली हम यहां पे क्या लिखेंगे, तो क्या प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, तो ईयर में अगर कहने से मैंने 3 साल तक लिया है, तो ईयर 1 to 3 तक आपको 1,50,000 का क्या मिलता रहेगा, लीज पेमेंट मिलता रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 3 कहने से आपने जो गारंटी दिया था, फ्रेंड्स कहने से आपने जो गारंटी दिया था वो 11,400 का था। 3 साल का एन्युइटी फैक्टर आपको क्वेश्चन में दे दिया, चेक करो 3 साल का एन्युइटी फैक्टर आपका कितना है, तो 3 साल का आपका एन्युइटी फैक्टर 2.283 दिया है। फ्रेंड्स, हमारा पहले दिन से रूल है, क्वेश्चन में जो भी चीज दिया उसको कभी भी इग्नोर नहीं करने का। पर थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको नहीं दिया है, तो 15% के हिसाब से अगर थर्ड ईयर का अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालोगे, तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 0.658, सॉरी 0.658। क्लियर? मल्टीप्लाई करो, 1,50,000 इंटू 2.283 करोगे
तो फ्रेंड्स वहां पे आपका आंसर होगा कितने का 3,42,450। ये तो सबका सेम ही आना चाहिए बिकॉज अंदर डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया था। इट में भी पॉसिबल, यहां पे आप 4 डिजिट ले सकते हो, लेना है तो 11,400 इंटू 0.658 अगर ये करूंगा तो सिंपल इसका आंसर आएगा 7,501। एंड अगर मैं उसका टोटल करूं तो सिंपल 3,49,951 3,49,951 आंसर है। क्लियर? अच्छा, ऊपर हम लिख दे तो कहना हमने यहां पे लिखा था फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज 3,50,000 और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट इज 3,49,951 विच एवर इज लोअर करे तो हम इस असेट का अकाउंटिंग कितने से करेंगे 3,49,951। फ्रेंड्स ये एक्चुअली 3,50,000 ही है, ये जस्ट जो एरर आ रहा है ना 49 रुपीज का, वो क्यों आ रहा है? ड्यू टू राउंडिंग ऑफ। ठीक है, हमने एक रूल बना के रखा है, एवरी प्लेस पर हम क्या करेंगे विच एवर इज लोअर करेंगे। अब क्वेश्चन में आपको यह पूछा है कि आपको फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट करके देना है। क्लियर? तो सिंपल यहां पे टाइटल लगा दे दो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए कि आपको यहां पे जर्नल एंट्री के ऐसा कुछ भी पूछा है, तो आंसर इज नो। आपको जर्नल एंट्री के ऐसा कुछ भी पूछा नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। फ्रेंड्स अब मेरे साथ 5 कॉलम का टेबल बनाओगे। पांच कॉलम का टेबल बनाओ। एंड उसके टाइटल लगाना ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे एंड वो जो इंटरेस्ट होगा वो कितने परसेंट के हिसाब से होगा 15%। फाइनली यहां पे मैं लिख रहा हूं रीपेमेंट एंड लास्ट कॉलम में आपका आएगा दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? चलो स्टार्ट करें। ईयर वन कहने से फर्स्ट दिन पे मैंने एंट्री किया होगा असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट 3,50,000 से 3,49,951। तो यस यहां पे होगा 3,49,951 होगा। उस पर कहने से 3,49,951 पर हम 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो फ्रेंड्स आपका वहां पे 52,493 रुपीज का आपका क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। तो कहने से आपने करंट ईयर में रीपेमेंट कितने का किया? तो आपने करंट ईयर में फ्रेंड्स टोटल 1,50,000 का रीपेमेंट किया है। तो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस में रीपेमेंट करो तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा एंड वो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 2,52,444 का मेरे पास क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओके, ईयर 2 अगर कैरी ऑन करें, ईयर 2 ओपनिंग बैलेंस 2,52,444 इसमें ओपनिंग बैलेंस। उस पर अगर फ्रेंड्स 15% के हिसाब से इंटरेस्ट करोगे तो आपका 37,867 का आपका क्या आएगा? तो इंटरेस्ट आएगा। उसमें से चेक करो कि आपने रीपेमेंट कितने का किया है, तो उसमें से अगर आप चेक करोगे तो आपका रीपेमेंट जो था वो कितने का था? 1,50,000। तो फ्रेंड्स आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 1,40,310 वो आपका क्या आ जाएगा? तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ईयर 3 अगर मैं चेक करूं तो मेरा ओपनिंग बैलेंस था 1,40,310। समझना लास्ट में यहां पे क्लोजिंग जीरो होगा। आपने पेमेंट 1,50,000 प्लस 11,400 का फ्रेंड्स क्या था आपका रेसिडुअल वैल्यू, मतलब लास्ट ईयर में आपने जो पेमेंट किया होगा ना वो 1,61,400 किया होगा। एंड हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे? तो बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से करेंगे। एंड बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से चेक करो तो फ्रेंड्स आपका 21090 का आपका क्या आ जाएगा? तो कि यहां पे बैलेंसिंग फिगर का इंटरेस्ट आ जाएगा। बस क्वेश्चन में मुझे डर इतना था क्या वो बिगिनिंग पर मत फंस जाना, वो बिगिनिंग नहीं है, वो एंड वाला ही क्वेश्चन है। क्लियर? कैन आई गो अहेड? क्वेश्चन 3 खत्म है। 4 अभी नहीं कर सकते, 5 मैंने ऑलरेडी करवा दिया था। क्वेश्चन 6 हम अभी नहीं कर सकते। क्वेश्चन 7 में पढ़ रहा हूं। द लेसी टूक अ मशीन ऑन द लीज फ्रॉम द लेसर लिमिटेड, द फेयर वैल्यू बीइंग ₹7 लाख। Economic life of the machine as well as the lease term is 3 years. At the end of the each year, lessee limited pays ₹3 lakh. The lessee has a guaranteed residual value of ₹22,000 on expiry of the lease to the lessor. However, the lessor limited estimates that the residual value of the machinery will be only ₹15,000. The implicit rate of return is 15% per annum and the present value factor at 15% are 0.869, 0.756 and 0.657 for the end of the first, second and the third year respectively. Calculate the value of machinery to be considered by the lessee limited and finance charge in the each year. समझो फ्रेंड्स, आपको जस्ट लेसी के लिए कैलकुलेट करना है, वो भी क्या कि एक मशीन कौन सी अमाउंट से रिकॉर्ड करे एंड एवरी ईयर का इंटरेस्ट।
क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आपको अकाउंटिंग करना है, तो अकाउंटिंग छोड़ देते हैं। चेक करो, उसके लिए आपको दो चीज चाहिए। एक चाहिए फेयर वैल्यू। क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन दिया है कितने रुपीस का दिया है, तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ मशीन दिया है 7 लाख रुपीस। कितने साल तक आपने मशीन को लीज पर लिया, तो कहने से आपने मशीन को जो लीज पर लिया ना वो 3 साल तक लिया। एवरी ईयर 3-3 लाख रुपए का पेमेंट करोगे। यानी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म आपने गारंटी दिया है। कितने का गारंटी दिया है, तो आपने गारंटी दिया है कि आप 22,000 का पेमेंट करोगे। पर चेक करो, लेसर एक्सपेक्ट कितना कर रहा था, तो लेसर एक्सपेक्ट कर रहा था जस्ट 15,000। अभी भी बोल रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लेसर एक्सपेक्ट करे 15,000 पर आप बोलो कि मैं 22,000 का पेमेंट करूंगा। पर ठीक है, फॉर एकेडमिक पर्पस हम तो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लेके आएंगे, एंड हमारे लिए गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 22,000। क्लियर? ऊपर जैसा क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन यहां पे। तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सबसे पहले आपको दो चीज चाहिए। कौन सी दो चीज, समझो। पहला मुझे चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ मशीन, एंड अगर मैं चेक करूं तो क्वेश्चन में मुझे फेयर वैल्यू ऑफ मशीन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया था। कितने रुपीस दिया था, तो क्या 7 लाख। दूसरा मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट, तो और करके मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। साथ में आप भी लिखते रहोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट। कहने से वो तो हमारा अभी भी कैलकुलेट करना बाकी है। फ्रेंड्स, अभी भी बोल दूं यहां पे मिस्टेक मत करना। हम विच एवर इज हायर लेते हैं कि लोअर, तो हम यहां पे फॉलो करते हैं विच एवर इज लोअर। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसका कैलकुलेशन, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट। तो यहां पे टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट। क्लियर? आपको क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे दिया है, एंड अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है तो जरा सा भी चैलेंज नहीं, अंदर जो दिया है वो ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। 4 कॉलम का फ्रेंड्स टेबल बनाओ। एंड वहां पे टाइटल लगाना योर कैश फ्लोस डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड लास्ट में सॉरी प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? चलो, कहने से फ्रेंड्स अपने यहां पे कितने साल था, तो 3 साल था। ईयर 1, ईयर 2 एंड यहां पे आपका आ जाएगा ईयर 3। अब हर एक साल उनको कितना पेमेंट करने वाले हो, तो हर एक साल कहने से फ्रेंड्स अब 3 लाख रुपए का पेमेंट करने वाले हो। ईयर 1 में भी 3 लाख, 2 में भी 3 लाख, पर यस ईयर 3 में 3 लाख नहीं था, 3 लाख तो है प्लस 22,000 का रेसिडुअल वैल्यू। तो ईयर 3 में मैं यहां पे कितना कैलकुलेट करूंगा, 3,22,000। चेक करो, क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया है, कॉपी पेस्ट करोगे 869,756 एंड लास्ट में दिया था 675। क्लियर? चुपचाप कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया। कैलसी लो, 3 लाख इंटू 0.869 करोगे तो इसका आंसर आएगा 2,60,700 रुपीज। 3 लाख इंटू 0.756 करोगे तो उसका आंसर आएगा 2,26,800 रुपीज। एंड 3,22,000 इंटू आप 0.675 करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 2,17,350 रुपीज। एंड अगर इस यहां तक का टोटल करो, अच्छा यहां पे लास्ट में ना फ्रेंड्स 0.675 नहीं है, यहां पे लास्ट में क्या है 0.657 है। एंड अगर 0.657 है तो फ्रेंड्स कहने से हमारे प्रेजेंट वैल्यू का आंसर चेंज होगा। कितना होगा, तो अगर 3,22,000 इंटू 0.657 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर वहां पे आ जाएगा 2,11,554 प्लस 226,800 प्लस 260,700। एंड अगर ये फ्रेंड्स मैंने यहां तक किया तो सिंपल यहां तक का मेरा आंसर आया 6,99,054 रुपीज। ऊपर चले जाओ, ऊपर आपने ऑलरेडी लिखा था फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन इज 7 लाख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट
is 699054 एंड फ्रेंड्स विच एवर इज लोअर करोगे तो लोअर का भी आंसर कितना आएगा 699054। मतलब इनिशियली आप आपकी बुक में जो मशीन को रिकॉर्ड करोगे वो फ्रेंड्स 7 लाख से करोगे कि 699054 से, तो कि 699054 से। क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है आपको कि कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो वो भी कर दे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, अभी भी लेसी की ही बुक चल रहा है, मैंने आपको अभी तक लेसर समझाया नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, एंड अगर फ्रेंड्स हम इंटरेस्ट एक्सपेंस का कैलकुलेशन करें, आपको मेरे साथ 5 कॉलम का टेबल बनाना है। एंड वहां पे टाइटल लगाओ ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद यहां पे आएगा रीपेमेंट, एंड फाइनली लास्ट में हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? चलो स्टार्ट करेंगे ईयर 1 से। मुझे इतना बता दो, ईयर 1 में मेरा ओपनिंग बैलेंस 7 लाख रुपीस होगा कि 699054, तो यस मेरे यहां पे ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो होगा 699054। इंटरेस्ट के परसेंटेज चेक कर ले, आप कितने परसेंट इंटरेस्ट बोल रहे थे? 15%। कैलसी लो 699054 का अगर फ्रेंड्स 15% आप इंटरेस्ट करोगे तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 1,04,858, 1,04,858। पर चेक करो आपने फर्स्ट ईयर में रीपेमेंट कितना कर दिया, तो फर्स्ट ईयर में आपने रीपेमेंट कर दिया 3 लाख रुपए का। यू नो वेरी वेल, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस रीपेमेंट करोगे तो कहना इसे आपको क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आने वाला है 5,03,912 का आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ईयर 2 अगर मैं ओपनिंग बैलेंस चेक करूं तो ओपनिंग बैलेंस है 5,03,912, उसका अगर हम 15% चेक करेंगे तो फ्रेंड्स 15% के हिसाब से आंसर हमारा आएगा 75,587। हमने उसमें से रीपेमेंट कितना कर दिया है? तो हमने उसमें से रीपेमेंट कर दिया है फ्रेंड्स 3 लाख रुपए। तो अगर हम यहां पे क्लोजिंग बैलेंस चेक करें तो फ्रेंड्स आपके यहां पे क्लोजिंग बैलेंस होने वाला है 2,79,499, 2,79,499. If I check year 3, my opening balance is 2,79,499. पर चेक करो आपने लास्ट ईयर में जो पेमेंट किया था ना वो कितने का किया था? 3,22,000। मतलब क्लोजिंग हम क्या कर देंगे? सॉरी, क्लोजिंग हम यहां पे लिख देते 0, एंड आपका यहां पे रीपेमेंट में मैं लिख रहा हूं 3,22,000। तो कहना इसे बैलेंसिंग फिगर जो होगा हम उसको क्या कर लेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, एंड वो इंटरेस्ट का फिगर यहां पे हमारे लिए कितना आने वाला है? 42,501 वो हमारे लिए इंटरेस्ट का फिगर होगा। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछते रहेंगे। क्वेश्चन 7 भी डन है। क्लियर? अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लेसी के रिलेटेड है। क्लियर? लेसी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस था वो मैंने आपको क्या करवा दिया? सॉल्व करवा दिया। अब सबका ध्यान यहां पे मैं कुछ नया करवा रहा हूं। हमने अभी तक ये सीख लिया कि फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, एंड अब हम सीख रहे हैं फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। जो लोग लेक्चर ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको मैं बोल दूं, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, इसकी थियरी बाद में मैं आपको लिखवाऊंगा। फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ, अगर मैं लेसर की बात करूं तो नो डाउट लेसी के पास लीगल ओनरशिप कब ट्रांसफर होने वाला है? तो कि लेसी के पास इसकी लीगल ओनरशिप जब इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा तब ट्रांसफर होगा, उसके पहले उसका ट्रांसफर होने वाला नहीं है। पर कहने से इन अकाउंट्स वी आर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ द सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड अगर सब्सटेंस ओवर फॉर्म करे तो रियलिटी तो यही है कि लेसी फर्स्ट डे से ओनर है, एंड लेसी को अपनी बुक में से असेट रिकॉर्ड करना पड़े। लेसी अगर अपनी बुक में असेट रिकॉर्ड कर रहा है तो लेसर को कहने से अपनी बुक में से वो असेट को डी रिकॉग्नाइज कर देना पड़ेगा, मतलब कि असेट को सेल कर देना पड़ेगा। एंड अगर वो असेट का सेल दिखाए तो कौन सी अमाउंट पर दिखाएगा वो मैं समझा रहा हूं। इतना बात कंफर्म है, लेसी की बुक में हम असेट को रिकॉर्ड करते थे और इसलिए वहां पे हम एंट्री करते थे असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। हाँ के ना? यहां पे ये बात कंफर्म है कि मुझे लेसी की बुक में से लेसर की बुक में से असेट को डी रिकॉग्नाइज करना है, तो मैं यहां पे फर्स्ट एंट्री, ये तो कंफर्म हो गया, मैं एंट्री करूंगा लेसी अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन
लीज अकाउंट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेसी की बुक में हम असेट को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो लेसर की बुक में से मुझे असेट को निकालना पड़ेगा। पर इन लोगों ने बहुत डिफिकल्ट लिखा है। उन्होंने बोला उसके लिए कौन सी अमाउंट से आप लेसर की बुक में असेट को डी रिकॉग्नाइज करोगे, तो उन लोगों ने बोला है कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा नेट इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला ये नेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो उन्होंने बोला नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ नहीं, इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अरे सॉरी, हाँ वहां पे लिखा है कि इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वर्ड भारी भारी आ रहा है, जागते रहना। मैं पहले क्या बोल रहा हूं कि लेसर की बुक में से असेट को डी रिकॉग्नाइज करोगे कौन सी अमाउंट से? नेट इन्वेस्टमेंट। एंड मैंने बोला नेट इन्वेस्टमेंट मतलब व्हाट, तो उन्होंने बोला कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब एक और नया वर्ड मिला, मैंने पूछा ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब व्हाट, तो उन्होंने बोला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीज आती है, एक आता है मिनिमम लीज पेमेंट एंड दूसरा आता है वहां पे अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। पहला क्या बोला मैंने? मिनिमम लीज पेमेंट, एंड दूसरा मैंने क्या बोला? अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। आर यू फॉलोइंग मी? मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपली बोल दो, लेसर की बुक में से हम असेट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे। अमाउंट कौन सा? तो कि नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब व्हाट, तो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब व्हाट, तो कि मिनिमम लीज पेमेंट एंड अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। अब उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि मिनिमम लीज पेमेंट होता क्या है, तो उन्होंने बोला मिनिमम लीज पेमेंट मतलब कुछ नहीं, अग्रीड लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अच्छा, कहने से मेरी फॉर्मूला में ऑलरेडी अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू तो था ही, तो सिंपल मैं ऐसा बोलूं, ये गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को हम कंबाइन करें तो सिंपल बोलूं ये मेरे लिए कौन सा हो जाएगा, तो ये मेरे लिए होने वाला है एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। बहुत लोग खो गए, फिर से बोल रहा हूं, लेसी की बुक में हम असेट को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेसर की बुक में से असेट को निकालना है, मतलब असेट का सेल दिखाना है। कौन सी अमाउंट से? तो उन लोगों ने पहला वर्ड बोला नेट इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला नेट इन्वेस्टमेंट मतलब व्हाट, तो उन्होंने बोला नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब व्हाट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीज, पहला था मिनिमम लीज पेमेंट एंड दूसरा था अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। मैंने बोला मिनिमम मतलब व्हाट, तो मिनिमम मतलब दो चीज, एक अग्रीड लीज रेंटल एंड दूसरा गारंटेड। वो तो हमने ऑलरेडी लेसी के लिए भी दिखा था ना। एंड कहने से मेरी फॉर्मूला में ऑलरेडी अनगारंटेड तो था, तो यू नो वेरी वेल गारंटेड प्लस अनगारंटेड कर दोगे तो एक्सपेक्टेड आ जाएगा। अब मैं आपको समझाऊं, मैंने आपको कुछ ऐसा एग्जांपल लिया था, मान लो आपका लेसर एस्टीमेट कर रहा है कि मुझे 15,000 रुपए मिलना चाहिए, मैंने गारंटी बोला था कि मैं 15,000 नहीं दूंगा, मैं तो आपको 10,000 ही दूंगा, तो कहने से उनके लिए अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू हुआ था, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू हुआ था कितने रुपए हुआ था? 5,000 रुपए। दिमाग खुलना चाहिए। एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू इज ऑलवेज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसर, बट गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज ऑलवेज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। हम कहने से लेसर की बुक में करते हैं और इसीलिए हम कौन सा एंट्री लेते हैं? एक्सपेक्टेड। पर फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था इन अ प्रैक्टिकल लाइफ लेसर जो बोले वो अमाउंट लेसी को अग्री होना पड़े, अगर वो अग्री नहीं होगा तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसको नहीं मिलेगा। मतलब मैं आपको वो समझा रहा था इन अ प्रैक्टिकल लाइफ ये अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जैसा कुछ होता नहीं है। अब यहां पे होगा क्या पता है? लेसर एंड लेसी का सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं लेसी की बुक में अकाउंटिंग कर रहा हूं 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू से,
पर मैं लेसर की बुक में अकाउंटिंग कर रहा हूं 15,000 के प्रेजेंट वैल्यू से। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? लेसी की बुक में हम गारंटेड लेते थे, लेसर की बुक में हम एक्सपेक्टेड लेते हैं। मतलब कहने से फ्रेंड्स दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ही कुछ अलग है। एंड अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ही कुछ अलग है तो कहने से दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट सामने कभी भी मैच होने वाला नहीं है। बट ठीक है, फॉर एकेडमिक पर्पस हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, इसीलिए हम क्या फॉलो कर रहे हैं, लेसी की बुक है तो गारंटेड लेके आएंगे एंड लेसर की बुक है तो एक्सपेक्टेड लेके आएंगे। इफ यू आर रैंकर कैटेगरी स्टूडेंट, व्हाई एक्सपेक्टेड, उसका लॉजिक मैंने समझा दिया। आई एम अगेन रिपीटिंग, लेसर की बुक में असेट को जो डी रिकॉग्नाइज करना है वो नेट इन्वेस्टमेंट से करना है। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब मिनिमम लीज पेमेंट एंड द अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। एंड जब मैं बोल रहा हूं कि मिनिमम मतलब व्हाट, तो कि अग्रीड प्लस गारंटेड, मेरी फॉर्मूला में ऑलरेडी अनगारंटेड था तो गारंटेड प्लस अनगारंटेड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड। इतना ज्यादा नहीं सोचना है, मेरा एक ब्रह्म वाक्य याद रखो, लेसी की बुक में गारंटेड लेके आने का, लेसर की बुक में एक्सपेक्टेड लेके आने का। क्लियर? दैट वाज माय द फर्स्ट एंट्री। मैंने फर्स्ट एंट्री किया था, कौन सी एंट्री किया था, लेसी अकाउंट डेबिट टू असेट। ओके, सेकंड एंट्री, लेसी अपनी बुक में इंटरेस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा था तो हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट का इनकम जो रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे लेसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। वहां पे ऐसी एंट्री करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लेसर, तो यहां पे एंट्री करेंगे लेसी टू इंटरेस्ट इनकम। ओके, थर्ड एंट्री, वहां पे पेमेंट की एंट्री करते थे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे मैं एंट्री करूंगा पेमेंट लेने की एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। सो उल्टा है तो सर फोर्थ एंट्री, वहां पे हम एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो सर एक काम करो यहां पे भी उल्टा एंट्री कर दो, असेट अकाउंट डेबिट टू डेप्री। ऐसा नहीं होगा, फोर्थ एंट्री यहां पे नहीं होगा। फिफ्थ एंट्री वहां पे करते थे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्री, एंड यहां पे मुझे एंट्री करना पड़ेगा, एक ही इनकम था उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। आर यू फॉलोइंग मी? मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब इतना चित फोकस करना, सिंपल समरी बनाना है फाइनेंस लिस्ट की। लेसी की बुक में 5 एंट्री, लेसर की बुक में 4 एंट्री। लेसी के लिए गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू काम का था, लेसर के लिए एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू काम का था। बोलो लेसी की 5 एंट्री कौन सा, असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। बोलो लेसर की बुक में 4 एंट्री कौन सा था, लेसी टू असेट, लेसी टू इंटरेस्ट, बैंक टू लेसी, इंटरेस्ट टू पीएनएल, कोमा में। फिर से बोलो, लेसी के लिए 5 एंट्री, लेसर के लिए 4 एंट्री, लेसी के लिए गारंटेड, लेसर के लिए एक्सपेक्टेड। लस्सी नहीं है, लेसी है। क्लियर? चलो लेसी की 5 एंट्री बोलो, असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। बोलो लेसर की 4 एंट्री, लेसी टू असेट, लेसी टू इंटरेस्ट, बैंक टू लेसी, इंटरेस्ट टू पीएनएल। क्लियर? सिंपली मैंने आपको नेट इन्वेस्टमेंट का पूरा लॉजिक समझाया था, अब सब कुछ हम नोट डाउन करके उसका सम स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स टाइटल लगाओ वहां पे, फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। टाइटल लगाओ, फाइनेंस लीज in books of lesser। क्लियर? मैं आपको प्रॉपर जनरल एंट्री के साथ सब कुछ यहां पे समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से लिखते रहना। चलो फर्स्ट लिखेंगे ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट, ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट, एंड वहां पे लिखो फर्स्ट एंट्री लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, या लेसी अकाउंट भी डायरेक्टली डेबिट कर सकते हो आप, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट क्या कर दोगे, तो क्रेडिट करोगे टू असेट ऑन लीज अकाउंट। क्लियर? संबंध जैसी बात वही है कि कौन सी अमाउंट है, तो वहां पे लिखना with an amount of
with an amount of net investment from viewpoint of लेसर। और कहने से आपको तो ये भी समझना पड़ेगा कि उसके लिए नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा। पर हाँ, मैं फ्रेंड्स एक चीज बोलना भूल गया था, अगर मैं मेरी कोई इन्वेंट्री है जो मैं लीज पर दे रहा हूं, लाइक अगर मेरा फर्नीचर का शॉप है ना, अगर मैं फर्नीचर किसी को लीज पर दे रहा हूं, तो जो मैंने क्रेडिट यहां पे असेट ऑन लीज किया है ना, वो असेट ऑन लीज नहीं लिखेगी, उसको हम क्या लिख देंगे, तो कि इन्वेंट्री लिख देंगे। तो उसके लिए मैं फ्रेंड्स आपको एक नोट समझा दूं, तो एक नोट लिखना, लिखो वहां पे, इफ लेसर इज द डीलर ऑफ द असेट, if lesser is a dealer of an asset, then sale account is credited instead of asset account। क्लियर? बिकॉज वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब नीचे मुझे आपको वो लिखना है कि वेयर नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वेयर नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, तो उसमें दो चीज लेंगे, फर्स्ट मिनिमम लीज पेमेंट एंड दूसरा हम कंसिडर करेंगे अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। क्लियर? ये दोनों को बेस बना के आपको लेना पड़ेगा। एंड अब मुझे ये भी लिखवाना पड़ेगा, इन नो वेरी वेल, कि व्हाट इज द मिनिमम लीज पेमेंट। तो थर्ड लिखना मिनिमम लीज पेमेंट इज इक्वल टू, बोलो क्या था मिनिमम लीज पेमेंट? तो उसमें भी दो चीज था, फर्स्ट अग्रीड लीज रेंट एंड सेकेंड गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। परफेक्ट। अच्छा, किसी को समझना है इन सिंपल टर्म्स, इन सिंपल टर्म्स नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट में लिख रहा हूं किसका, अग्रीड लीज रेंट प्लस, ऐसा ऑफिशियल हम लिख नहीं सकते, जस्ट आपकी नोट में लिखना एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। ये इंटर लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप ऐसा लिख सकते हो। क्लियर? चलो अब सेकंड एंट्री करेंगे फॉर इंटरेस्ट इनकम। ये फर्स्ट एंट्री के लिए अमाउंट की सब कुछ बातें थी। सेकंड फॉर इंटरेस्ट इनकम। अगर ऊपर लेसी का अकाउंट डेबिट किया है तो यहां पे भी लेसी का अकाउंट ही डेबिट करोगे। अगर ऊपर लीज रिसीवेबल डेबिट किया है तो यहां पे भी क्या करोगे, लीज रिसीवेबल डेबिट करोगे। तो एंट्री कर रहा हूं मैं लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड अब क्रेडिट करोगे टू इंटरेस्ट
इनकम अकाउंट। क्लियर। तीसरा एंट्री कौन सा होता था, तो हम वहां पे पेमेंट की एंट्री करते थे, यहां पे क्या करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो थर्ड एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर हम एंट्री करें तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट अभी भी बोल रहा हूं, ऊपर लेसी किया था तो यहां पे लेसी करना, अगर ऊपर आपने लीज रिसीवेबल किया था तो यहां पे लीज रिसीवेबल करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल अकाउंट। लास्ट में हम करेंगे फोर्थ एंट्री, ये एक्चुअली थर्ड था, अब हम करेंगे फोर्थ एंट्री, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम है इट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल, तो नेक्स्ट एंट्री कर दो, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर फ्रेंड्स, लेसर की बुक का मैं सम स्टार्ट करूं उसके पहले जस्ट एक बार लेसर की बुक आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। लेसर की बुक में से असेट को डी रिकॉग्नाइज करना है, मतलब हम फर्स्ट एंट्री करेंगे लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट, कौन सी अमाउंट से, तो नेट इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। मिनिमम मतलब व्हाट, तो अग्रीड लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। सिंपल स्टोरी बताओ, गारंटीड प्लस अनगारंटीड था, मतलब हम यहां पे कौन सा फॉलो करेंगे, एक्सपेक्टेड। कोई पूछे फॉर एकेडमिक पर्पस हमारे लिए लेसी की बुक में गारंटीड लेके आने का, लेसर की बुक में एक्सपेक्टेड लेके आने का सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी मैच होने वाला नहीं है। सेकंड चीज चेक करें, सेकंड एंट्री करेंगे लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल, एंड द फोर्थ एंट्री इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। क्लियर, वहां पे 5 एंट्री, यहां पे 4 एंट्री। अब हम लेसर की बुक का सम स्टार्ट करें, टाइटल लगा दो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास नौकर का मटेरियल होना चाहिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 वहां से पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स देखो, एडी सॉफ्टेक्स लिमिटेड हैज टेकन एन असेट ऑन लीज फ्रॉम एसीएस इंपेक्स लिमिटेड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। सर ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का, अरे पढ़ो तो सही। लीज टर्म इज इक्वल टू 4 years, फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ लीज ₹16 लाख, लीज रेंट ₹5 लाख पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ₹1 लाख, expected residual value ₹3 lakh, implicit interest rate 14.97%. How the accounting is done in the books of lesser समझ लेना, ऊपर कौन सी बुक थी, लेसी, यहां पे किसका बुक है, लेसर का। क्लियर, तो बहुत सिंपल स्टोरी यहां पे होने वाली है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। कहने से यहां पे फेयर वैल्यू बेर वैल्यू कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू of lease payment, calculation of the present value of lease payment। क्लियर, चलो फ्रेंड्स मेरे साथ आप यहां पे सिंपली 4 कॉलम का टेबल बना दो। एंड टाइटल लगाओ ईयर, कैश फ्लोस, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड फाइनली यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर, चलो फ्रेंड्स कितने साल का क्वेश्चन है, 4 साल का। तो एक काम करें, ईयर में लिख दे 1 2 3 4, 1 2 सॉरी 3 and 4। अब समझना, ईयर 1 में कहने से मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाला है, ईयर 2 में भी मुझे कितने रुपीस मिलने वाला है, तो क्या 5 लाख रुपीस, 3 में भी कितने रुपीस, तो क्या 5 लाख रुपीस। पर फ्रेंड्स ईयर 4 में 5 लाख तो था, प्लस कहने से यहां पे हम जो लेंगे ये लेसर की बुक में लेना है,
अगर लेसी की बुक होती तो गारंटेड लेते, पर ये तो फ्रेंड्स कहने से किसकी बुक है, लेसर, एंड अगर लेसर है तो 3 लाख रुपए का एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू ऐड करके हम यहां पे कितने रुपए लेने वाले, 8 लाख रुपए कंसीडर करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दिया 14.97%, तो 1.1497 अगर 4 डिजिट तक अगर आप कैलसी में लो तो कितना होगा, 0.8698, फर्स्ट ईयर का ले रहा हूं मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, 8698, सेकंड 0.7565, थर्ड अगर चेक करें तो 0.6580, एंड द फोर्थ अगर चेक करें तो 0.5724। फ्रेंड्स कहने से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलसी लो 5 लाख इंटू 0.8698 करोगे तो आपका आंसर आएगा 4,34,900। नेक्स्ट अगर चेक करो तो 5 लाख इंटू 0.7565 करो तो सिंपल इसका आंसर आएगा 3,78,250। नेक्स्ट अगर चेक करो तो 5 लाख इंटू 0.658 करें तो सिंपल इसका आंसर आएगा 3,29,000। बस मुझे मिस्टेक कब कर सकते हो, वो कहां पे कर सकते हो, जस्ट लास्ट ईयर में, अच्छा सॉरी ऊपर का डिलीट हो गया, 5 लाख इंटू 0.7565 करे तो 3,78,250 था, एंड यहां पे 5 लाख इंटू 0.658 करे तो इसका आंसर था 3,29,000। लास्ट ईयर में 6 लाख लेके मत आना, 8 लाख लेना पड़ेगा, तो 8 लाख इंटू 0.5724 करोगे तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा 4,57,920। टोटल करो 4,34,900 प्लस 3,78,250 प्लस 3,29,000, सॉरी 4,34,900 प्लस 3,78,250 प्लस 3,29,000 प्लस 4,57,920। अगर आप फ्रेंड्स करोगे तो आपका आंसर यहां पे आएगा कितना, 16,70,000 आएगा। क्लियर? 16,70,000। पर सुनो फ्रेंड्स, इसकी फेयर वैल्यू कितना था, 16 लाख, तो कहने से वो कभी भी उसकी फेयर वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो 70 रुपीज जो जस्ट ज्यादा आ रहा है ना, वो ड्यू टू राउंडिंग ऑफ एरर आ रहा है, तो मैं उसको लिख रहा हूं अप्रोक्स, एंड वो अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 16 लाख। मतलब सिंपल हमारा जो कैलकुलेशन बनेगा वो 16,70,000 से नहीं करेगा, हम कितने से करेंगे, 16 लाख। रीजन 70 रुपीज, ये लाखों में 70 रुपीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसको मार दो गोली। क्लियर? अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट इनकम, तो टाइटल लगाओ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम। फ्रेंड्स अगर आपके पास नोटबुक पड़ा है आगे के लेक्चर का तो चेक करो, हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना तो लेसी की बुक में जो असेट रिकॉर्ड हो रहा था ना वो इनिशियली 14,85,590 से हो रहा था, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, 16 लाख। कहने से स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग है, तो 110% पीछे वाला आंसर तो कुछ अलग आने वाला है। क्लियर फ्रेंड्स? इंटरेस्ट इनकम के लिए अब मेरे साथ 5 कॉलम का टेबल बनाओ। एंड टाइटल लगाना ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट। फ्रेंड्स यहां पे रीपेमेंट नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, रिसिप्ट, एंड फाइनली क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? चलो एक एक करके स्टार्ट करें। ईयर 1 कहने से फ्रेंड्स मेरे पास ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो 16 लाख होगा। 16 लाख का अगर मैं 14.97% करूंगा तो फ्रेंड्स आपका इंटरेस्ट इनकम आएगा 2,39,520। पर कहने से फर्स्ट ईयर में आपको कितने रुपीस मिल गए थे, तो फर्स्ट ईयर में आपको 5 लाख रुपए मिल गए थे। तो चेक करो व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस, योर क्लोजिंग बैलेंस इज 13,39,520। क्लियर? ईयर 1 की स्टोरी खत्म है। अब हम चेक करें ईयर 2। ईयर 2 माय ओपनिंग बैलेंस इज 13,39,520। अगर उसका मैं 14.97% करूं तब का आंसर आएगा 2,05,26, मतलब 2,00,526। उसमें से अगर आप चेक करो तो आपको 5 लाख रुपए तो मिल गए, अगर 5 लाख रुपए मिल गए तो फ्रेंड्स आपका वहां पे आंसर कितना आएगा, 10,40,000
046। क्लियर? अच्छा, ईयर 3 अगर हम चेक करें, सॉरी, तो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 10,40,046। उस पर अगर हम 14.97% के हिसाब से करें तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 1,55,695। क्लियर? एंड उसमें से आपको 5 लाख रुपए मिल गए, एंड अगर 5 लाख रुपए मिल गए तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका कितना होगा? 6,95,741। 6,95,741। ओके, एंड द ईयर 4 माय ओपनिंग बैलेंस इज 6,95,741। क्लोजिंग आपका 0 हो जाना चाहिए। मुझे यहां पे रिसिप्ट में कितने रुपीस लिखना है? 8 लाख रुपए लिखना है। एंड अगर 8 लाख रुपए लिखना है तो फ्रेंड्स आपका यहां पे क्लोजिंग इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर लेके 1,04,259। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट। क्लियर? यस, ये लेसर का एक ही क्वेश्चन हमारी बुक में। हम यहां पे क्या करते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज भी लिखते हैं। तो टाइटल लगाओ जर्नल एंट्रीज करके, जर्नल एंट्रीज। क्लियर फ्रेंड्स? सिंपली आपको टोटल 5 कॉलम का टेबल बनाना है। हमने जैसे लेसी की बुक में एक ही टेबल में सब कुछ एंट्री खत्म कर दिया था, वैसा यहां पे करेंगे। 5 कॉलम का टेबल बना दो। ड्रॉ करना है, सबको ड्रॉ करना है। चलो टाइटल लगाओ ईयर, अरे टाइटल लगाओ पर्टिकुलर्स। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। कहने से फर्स्ट ईयर पे उसकी बुक में से हम असेट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, तो एंट्री करेंगे लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट। तो चलो फर्स्ट एंट्री करते हैं पास। लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट, एंड वो कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स कहना इसे 16 लाख रुपीस हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये एंट्री जस्ट फर्स्ट ईयर में होगा। सेकेंड ईयर में आपको एंट्री करना पड़ेगा लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मतलब सेकंड ईयर मतलब सेकंड एंट्री बोल रहा हूं, ये हर एक ईयर में होगा। लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एंड हम जो क्रेडिट करेंगे वो क्या कर देंगे? टू इंटरेस्ट इनकम। क्लियर? हर एक साल में आपका जितना भी इंटरेस्ट था ऊपर के टेबल में रेडी है। फर्स्ट ईयर में 2,39,520, 2,39,520। सेकेंड ईयर का अगर ऊपर आप चेक करोगे तो कितना था? आई थिंक मुझे याद है वहां तक 2,05,26 था, तो यहां पे लिख दूं 2,05,26। ईयर 3 का अगर हम इंटरेस्ट का इनकम चेक करें 155,695, तो ईयर यहां पे लिख देते 155,695। एंड ईयर 4 का फ्रेंड्स अगर हम चेक करें तो ईयर 4 में कितना था? 104,259। क्लियर? तो यहां पे लिख देते 104,259। ऐसा टेबल क्यों मैंने बना दिया? बिकॉज आपको एक ना एक एंट्री 4-5 बार ना लिखना पड़े, ऐसा इसलिए मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे, ये कौन सी एंट्री क्या? इंटरेस्ट का। अब हमको जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मिलेगा उसके लिए एंट्री करेंगे। तो एंट्री कर रहा हूं मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर? अब समझ लेना मैं कौन सी एंट्री करूंगा। तो फर्स्ट ईयर कहने से फ्रेंड्स मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। सेकेंड ईयर में भी कितने रुपीस मिले थे? तो क्या 5 लाख। थर्ड ईयर में भी कितने? तो क्या 5 लाख। पर यस, फोर्थ ईयर में 5 लाख नहीं मिलेगा, मुझे कितने रुपीस मिलेगा? तो क्या 8 लाख रुपीस मिलेगा। क्लियर? दिस इज फॉर एकेडमिक पर्पस ओनली। एंड एक लास्ट एंट्री करेंगे, क्लोजिंग एंट्री। हम जब हमारा जो भी इंटरेस्ट इनकम था उसको ट्रांसफर कर देते पीएनएल में। तो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कोई टेंशन नहीं, ऊपर लिखा ही है। फर्स्ट ईयर में आपका होगा
2,39,520, सेकेंड ईयर में होगा 2,05,26, थर्ड ईयर में होगा 1,55,695 एंड द लास्ट ईयर में होगा 1,04,259। परफेक्ट। बस तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहां तक रखते हैं। मैं आपको अभी तक का सब कुछ रिवाइज करवा दूं। AS19 नाम था लीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीज। अगर कोई भी ओनर ऑफ द असेट किसी को राइट टू यूज ट्रांसफर करे अगेंस्ट कंसिडरेशन और द सीरीज ऑफ अ कंसिडरेशन, जो बंदा असेट ट्रांसफर करे उसका नाम है लेसर, जो बंदा असेट को रिसीव करे उसका नाम है लेसी। चार जगह पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 को अप्लाई नहीं करते थे। एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, उसके बाद सेकंड कौन सा था, लाइसेंसिंग अग्रीमेंट फॉर द मोशन पिक्चर फिल्म्स एंड द वीडियो रिकॉर्डिंग्स। थर्ड कौन सा था, लीज फॉर द यूज ऑफ द लैंड। एंड अगर आपके पास किसी का कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीज, वन इज अ फाइनेंस लीज एंड सेकंड इज ऑपरेटिंग लीज। जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है वो आपके लिए फाइनेंस लीज था, जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा है वो आपके लिए कौन सी लीज था, तो ऑपरेटिंग लीज था। 5 सिचुएशन में तो फाइनेंस लीज ही है पहला, इफ लेसी को ऑटोमेटिकली ओनरशिप मिलने वाला है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द असेट आइदर विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। Lease term covers substantial portion of the remaining economic life of the asset. Present value of the lease payment covers substantial portion of the fair value of the asset. And asset कोई specific nature वाला है, without major modification किसी को सेल नहीं कर सकते। उसके बाद हम सिंपल में स्टोरी समझो, डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड लेसर। लेसी की बुक में 5 एंट्री, लेसर की बुक में 4 एंट्री। लेसी की बुक में गारंटेड, लेसर की बुक में एक्सपेक्टेड। अच्छा, लेसी की बुक में 5 कौन सी एंट्री, असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। एंड लेसर की बुक में कौन सी 4 एंट्री, लेसी टू असेट, लेसी टू इंटरेस्ट, बैंक टू लेसी, इंटरेस्ट टू पीएनएल। क्लियर। बाकी का फ्रेंड्स टॉपिक जो बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.